नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में जेडीयू विधायक दल की बैठक, आरजेडी भी करेगी हार की समीक्षा। नई सरकार गठन से हुई कैबिनेट की अंतिम बैठक। फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद। बांग्लादेश के अपदस्थ पीएम शेख हसीना के विरुद्ध अपराधों के मामलों पर आज आएगा फैसला। बांग्लादेश अवामी लीग ने बुलाया देशव्यापी बंद, पार्टी ने लगाए मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप। और शतरंज विश्व कप में अर्जुन एरिगेसी भारत की आखिरी उम्मीद। आज क्वार्टर फाइनल में चीन के ग्रैंडमास्टर वेई यी के साथ होगा मुकाबला। सभी प्रमुख खबरें विस्तार के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं जो पटना से है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलने के लिए निकल चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसी क्रम में आज नीतीश कुमार कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में भी नई सरकार के गठन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो लगातार एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब नई सरकार गठन को लेकर के लगातार जिस तरह से प्रगति हो रही है, उसके दौरान नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए निकले। बिहार में नई सरकार का गठन जल्द ही होगा। इस सप्ताह माना जा रहा है कि बिहार को अपनी नई सरकार मिलेगी। जिस तरह से प्रचंड जीत के साथ बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, तो उसके बाद एक भी दिन कोई भी कमी ना रहे और जितनी जल्दी सरकार का गठन होगा उतनी जल्दी जनता के समर्थन में काम को आगे बढ़ाया जाएगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ये समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होने की संभावना है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने आज से 20 नवंबर तक गांधी मैदान को आम सभा के लिए बंद कर दिया है। हार के बाद लालू परिवार में मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव आज चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में तेजस्वी विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के कारणों को तलाशेंगे। इस बार आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत केवल 25 सीटों पर ही मिल पाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आरजेडी और कांग्रेस को घेरा है। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म होने का समय आ चुका है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नया इतिहास रच रही है। प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। कांग्रेस आज राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद एक नया इतिहास बना रहा है। पश्चिम बंगाल ने एसआईआर के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद बीएलओ ने फॉर्म वापस लेना भी शुरू कर दिए हैं। आयोग ने सूचित किया है कि राज्य के 7,66,37,000 मतदाताओं में से रविवार रात 8 बजे तक 7,61,00,000 एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो एनुमरेशन फॉर्म वितरण की दर 99.42% है। अब तक फॉर्म जमा करने के बाद 54,27,000 फॉर्म बीएलओ द्वारा ऐप में दर्ज किए जा चुके हैं और इसका प्रतिशत दर 7.8 है।
भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दूसरे चरण पर ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया है कि मतदाता पर्चियों की छपाई और वितरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। रविवार को दोपहर 3 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 करोड़ से ज्यादा पर्चियों में से 99.95% छपाई पूरी हो चुकी है, जबकि 97.52% पर्चियां मतदाताओं तक पहुंच चुकी है। राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों ने छपाई में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि वितरण में गोवा और लक्षद्वीप सबसे आगे रहे। केरल और पुडुचेरी सबसे पीछे रहे, जहां 93.72% और 94.10% पर्चियां ही वितरित हो सकी हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही इस प्रक्रिया में आयोग ने राजनीतिक दलों से अधिक बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध किया है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही आयोग ने राज्यों को मतदाता पर्चियां 100% वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। अंडमान निकोबार, गोवा और लक्षद्वीप में 100% पर्चियां छपकर पूरी वितरित हो चुकी हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वितरण 98% से अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में 97.64% पर्चियां पहुंचाई गई हैं और इसके साथ साथ तमिलनाडु और केरल में 93.67% और 93.72% वितरण के साथ ये निचले स्तर पर हैं। देश भर में 5.33 लाख बीएलओ और 10.41 लाख बीएलए तैनात हैं। आयोग ने मतदाताओं से अपील भी की है कि यदि पर्ची ना मिले तो वो अपने बीएलओ से तुरंत संपर्क करें। तो मतदाता पर्चियों की छपाई और वितरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। 4 राज्यों की अगर बात करें तो वहां 98% से ज्यादा पर्चियां वितरित हो चुकी है। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण का काम भी अब प्रगति पर है। मतदाता पर्चियों की छपाई का काम हो या वितरण का तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की बात की जाए या अन्य राज्यों की बात की जाए, वहां पर मतदाता पर्चियों के वितरण का काम भी तेजी से हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि बीएलओ के साथ साथ बीएलए भी अपने इस काम को आगे बढ़ाएं। और बिहार में इस वक्त जो कुछ नए घटनाक्रम हो रहे हैं, उस तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का आप देंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है नई सरकार के गठन को लेकर। हाँ देखिए, अभी सुबह 11:15 बजे के आसपास से नीतीश कुमार जो है वो कैबिनेट की बैठक ले रहे थे। कैबिनेट की बैठक के बाद अभी वो निकले हैं और राजभवन पहुंचे। बताया जा रहा है कि अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और इसके बाद अब जो नई सरकार है वो बनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप करके अभी इसी रास्ते सीएम, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा एक बार दिखाने के लिए। सीएम शायद इस्तीफा सौंप करके वापस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। राजभवन का जो गेट है वो खुल गया है और अंदर से अभी सीएम बाहर निकलने वाले हैं। सीएम का जो काफिला है वो आने वाला है। यही कारण है कि जो यहाँ की सुरक्षा कर्मी है वो अलर्ट पे हो गए हैं और सीएम ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इसी के साथ बिहार में नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो एक कदम और आगे बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाने वाला है और इसके लिए पटना के डीएम ने गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। वहां आम लोगों का प्रवेश जो है वो बंद कर दिया गया है और शपथ ग्रहण की जो तैयारी है वहां शुरू कर दी गई है। टेंट वगैरह लगाने का काम जो है वो भी आज से वहां शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एनडीए के जितने बड़े नेता हैं, पूरे देश के जितने बड़े नेता हैं, जितने बीजेपी शासित के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ ही जो भी स्टार प्रचारक जिन्होंने अपना दमखम बिहार के विधानसभा चुनाव में दिखाया था, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो चिंतक विचारक, जो एलीट क्लास के लोग हैं, उनको भी बीजेपी के तरफ से जो निमंत्रण है वो दिया जाने वाला है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। हालांकि एक दूसरी बात ये भी है कि कल सुबह 10 बजे मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह सीएम का जो काफिला है वो देखिए
इस्तीफा सौंपने के बाद सीएम का काफिला राजभवन से निकल रहा है और सीएम देखिए, सीएम के साथ में आगे विजय चौधरी भी बैठे हुए दिख रहे थे गाड़ी में। विजय चौधरी साथ गए थे सीएम हाउस, सीएम हाउस में साथ गए थे वो इस्तीफा सौंपने के लिए। और हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब सीएम आरने हाउस में वापस से प्रवेश कर चुके हैं। आरने मार्ग के रास्ते अब सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और पूरा जो गाड़ियों का काफिला है वो जाता हुआ दिख रहा है। आप सीएम की कार को भी देख सकते हैं। जी मधुरेश, विजय चौधरी के अलावा और भी कोई नेता नीतीश कुमार के साथ देखे गए हैं? आकर जी दिखाएंगे। पूरी जो कवायद है वो नए नहीं, अभी जो काफिला था उसमें सिर्फ आगे की सीट पर विजय चौधरी बैठे हुए दिखे, पीछे सीएम नीतीश कुमार बैठे हुए दिख रहे थे। हालांकि काफिला इतनी तेजी से निकला कि पीछे और देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन सीएम अभी जो है वो आने मार्ग के रास्ते सीएम हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। एक अपडेट और है, अपडेट ये है कि कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। उसके बाद लगभग 12 बजे के आसपास एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। जी बिल्कुल मधुरेश, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि जितनी प्रचंड, जितनी बड़ी जीत इस बार एनडीए को मिली है, तो निश्चित तौर पर जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो भी उतना ही भव्य होने वाला है, और उसकी तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था, शपथ ग्रहण की तैयारी भी बेहद भव्य की जा रही है। इसके लिए पटना के गांधी मैदान में शपथ लेने की तैयारी चल रही है। पटना के डीएम ने जो आम लोगों का प्रवेश है वो गांधी मैदान में अभी प्रतिबंधित कर दिया है और आज से शपथ ग्रहण के लिए टेंट वगैरह लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो स्टार प्रचारक जिन्होंने अपना पसीना बिहार विधानसभा चुनाव में बहाया था, उनको भी निमंत्रण दिया जा रहा है। बड़े जो एलीट क्लास लोग हैं, चिंतक विचारक लोग हैं समाज के, उनको भी एनडीए की तरफ से इस जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी देखिए, पटना से लेकर दिल्ली तक अगर बात करें तो नई सरकार के गठन को लेकर इस समय में गहमागहमी भी हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं और लगातार ही कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से राज्यपाल को आज नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है, ऐसे में अब क्या ये कयास सामने आ पा रहे हैं मधुरेश की कौन कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि महिला उम्मीदवार थी जो विजेता बनी है या युवा चेहरे थे, तो इस सरकार के गठन में कौन कौन से ऐसे नए चेहरे भी हो सकते हैं जिन्हें स्थान मिलता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी तक वर्तमान में बिहार में जो फॉर्मूला चल रहा था, जो सीएम नीतीश कुमार के बाद 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के होते थे, अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन 1 डिप्टी सीएम बीजेपी से होगा, एक किसी घटक दल जो एनडीए की घटक दल है उसके किसी विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो जितने जो पिछले मंत्रिमंडल में जो विधायक थे, जो मंत्री थे, वो उन्होंने लगभग ने जीत हासिल की, इसलिए मूल चूल में कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है, टोटल नीतीश कुमार को जोड़ते हुए 31 लोग पहले दिन शपथ ले सकते हैं। हालांकि ये अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर ये पुष्ट नहीं है, लेकिन 31 लोगों के शपथ लेने की बात कही जा रही है। जी, इसमें कोई बड़े नाम, कोई बड़े चेहरे? एक बार मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे यहाँ विजय चौधरी जो हैं वो अभी अंदर से बाहर निकले हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे किस तरीके से बात हो सके। तो बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज है। हालांकि
हालांकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और तो ये सीधी तस्वीरें पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश दिखा रहे हैं, जहां कुछ देर पहले राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा है और उसके बाद बताने की विजय कोशिश कर रहे चौधरी, हैं। जिन्हें मीडिया ने घेर रखा है, और निश्चित तौर पर यही जानने की कोशिश की जा रही होगी कि नए सरकार की गठन की प्रक्रिया जिस तरह से तेजी से चल रही है तो उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। जी मधुरेश, हम बात कर रहे थे कि क्या कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे इस बार नजर आ सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे विजेता भी रहे हैं जिन्होंने पहली बार लेकिन करारी शिकस्त दी है महागठबंधन के प्रत्याशियों को। देखिए, एक हालांकि अपुष्ट सूत्र जो हैं उनके हवाले से खबर मिल रही है कि एलजेपीआर के 3 जो विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा जो राजू तिवारी जो एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष बताए जाते हैं वो भी डिप्टी सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी पहले भी डिप्टी सीएम बिहार के थे और इस बार भी उनके डिप्टी सीएम बनने की संभावना पूरी तरीके से है। इसके अलावा कुछ नए चेहरे खास करके महिलाओं को भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जा सकती है, ऐसी बातचीत चल रही है। हालांकि इसको लेकर के नामों के कई कयास लगाए जा रहे हैं, अभी पुष्ट सूत्रों से अभी जानकारी नहीं मिली है। बिल्कुल, तो 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये तय हो चुका है। जितनी भव्यता के साथ बिहार की जनता ने अपने सीएम को चुना है, या ये कहें कि अपनी सरकार को चुना है, एनडीए की तरफ बम्पर वोटिंग करके जीत दिलाई है, तो उतना ही भव्य ये समारोह भी होगा और इसको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश अभी दिखा रहे थे, जहां पर कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है, उन्हें इस्तीफा सौंपा है, उससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो एक पूरी प्रक्रिया होती है नई सरकार के गठन को लेकर के, वो लगातार किस तरह से सिलसिलेवार आगे बढ़ती जा रही है। पटना से लेकर के दिल्ली तक लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। हालांकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद बिहार में एक बार फिर विकास की नई बयार देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक का शुभारंभ हुआ। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत दिल्ली बम धमाके में मारे गए लोगों के लिए मौन रखकर की गई। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, राज्यों के मुद्दों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही भारतीय तीर्थयात्रियों की बस एक भीषण हादसे की शिकार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने इस भीषण दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना के संबंध में विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करने और तुरंत आवश्यक राहत उपाय करने के निर्देश भी दिए हैं। इस घटना से संबंधित विवरणों और राहत उपायों की निरंतर निगरानी और मृतकों के परिवारों और रिश्तेदारों को जानकारी प्रदान करने के लिए
सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 91 के साथ 7997959754, साथ ही साथ 9912919545 इसे जारी किया गया है। सऊदी अरब में हुए हादसे पर जेद्दा में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही एक्स पर पोस्ट करते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सऊदी अरब के मदीना के पास भारतीय उमराह तीर्थ यात्रियों के साथ हुई एक दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। हेल्पलाइन के तौर पर टोल फ्री नंबर 8002440003 के साथ साथ 0122614093 और 0126614276 इन नंबरों को जारी किया गया है। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर 05561222301 ये भी जारी किया गया है। सऊदी अरब के मदीना में हुए हादसे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है कि सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज शेख हसीना पर जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही न्यायाधिकरण उनके 2 करीबी सहयोगियों पर भी अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पैनल ने फैसले की तारीख की पुष्टि की, जिसके बाद राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह से ही राजधानी ढाका में कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती देखी जा सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शेख हसीना पर यह आरोप जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह से उत्पन्न हुए हैं। इसके दौरान अभियोजकों का आरोप है कि तत्कालीन आवामी लीग सरकार ने प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन किया था। शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर भी मुकदमा चल रहा है, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। शेख हसीना और कमाल पर अशांति के बाद देश छोड़कर भागने के बाद उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है। वहीं शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर 15 महीनों में बांग्लादेश को विकास के रास्ते से डिरेल करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स के जरिए BAL ने कहा कि मोहम्मद यूनुस सरकार से पहले बांग्लादेश तेजी से दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा था। इस पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि कुछ ही महीनों में देश के लोगों को सच्चाई समझ आने लगी है। नोबेल मेडल के पीछे एक जहरीला सांप छुपा हुआ था, जिसे उन्हीं ताकतों ने पाला पोसा जो नहीं चाहती थी कि 1971 में बांग्लादेश बन सके। इस पोस्ट में कहा गया है कि यह सांप अब बांग्लादेश को कुंडली में जकड़कर उसका दम घोट रहा है, ताकि पूरे देश को धीरे धीरे निगल सके। खेल की खबरों में भारतीय कुश्ती हमेशा से ओलंपिक और एशियन गेम्स में बेहतर करती आई है। यही नहीं, युवा जोश नए पहलवानों को भी मंच देता रहा है और इसी युवा जोश की तस्दीक पहलवान नवीन और ज्ञानेंद्र हैं, जिन्होंने नई में आयोजित हुई 74वीं इंटर सर्विसेज चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन वर्ग में अपनी पहलवानी का दम भरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इन दोनों से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संवाददाता नारायण सिंह ने, तो आप सुनिए ये खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई दिल्ली के केदार जाधव इंडोर स्टेडियम में 74वीं इंटर सर्विसेज रेसलिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ और यहाँ शानदार प्रदर्शन हमारे आर्म फोर्सेस के जो रेसलर हैं, पहलवान हैं, उन्होंने दिखाया। इस वक्त हमारे साथ 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नवीन जिन्होंने 130 केजी ग्रेको रोमन में गोल्ड जीता और ज्ञानेंद्र ने 60 केजी ग्रेको रोमन में गोल्ड मेडल जीता। नवीन,
शानदार आपका करियर रहा है रेसलिंग में, अगर देखा जाए तो 16 साल का करियर रहा और इस बार आपने यहीं से गोल्ड मेडल जीत के संन्यास भी ले लिया, तो किस तरह से देखते हैं अपने पूरे सफ़र को आप? सर ये सफ़र बहुत अच्छा रहा और जो मैं जाता मेरे गुरुजी हैं कुलदीप कोच साहब, उन्होंने ही मेरे को जो पहलवान बनाया, यहाँ तक मोटिवेशन किया सर्विसेज से नेशनल में, फिर नेशनल से इंटरनेशनल ट्रायल में, और अपने देश के लिए मैं कंट्री के लिए खेला, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहा सर। 16 साल मैंने लगातार नेशनल लेवल की परफॉर्मेंस को बरकरार रखा, गोल्ड मेडल लिए मैंने नेशनल में, 10-11 मेरे गोल्ड मेडल हैं, 3-4 सिल्वर मेडल है सर। और इंटरनेशनल लेवल पे सर मेरा इंडोर एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल, एशिया चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, और 2 बार सर मैं एशियन गेम्स 2018 जकार्ता और 2022 चाइना में फिर पहले से रही सर मेरी, और रैंकिंग टूर्नामेंट में 3-4 बार सर मेरे ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल। इसके साथ सर मैंने यहाँ पे आज इंटर सर्विसेज थी, इसमें गोल्ड मेडल लिया और कुश्ती से सर संन्यास ले लिया। सफ़र अच्छा था सर। तो बहुत ही एक बोलते शानदार नोट पे नवीन ने अपने कैरियर को एक गोल्ड मेडल के साथ अलविदा कहा और बहुत बड़ी उपलब्धियां रही और देश के लिए जो उन्होंने किया है। और हमारे साथ जो दूसरे रेसलर हैं ज्ञानेंद्र भी हैं। ज्ञानेंद्र, बधाई आपको, गोल्ड मेडल जीता आपने इस इंटर सर्विसेज रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो किस तरह से देखते हैं कि जो सेना है, सेना के जो पहलवान हैं, किस तरह से देश का नाम रोशन कर रहे हैं और लगातार बड़े इवेंट में सेना का काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनके पहलवान नज़र आते हैं? देखो सर, सेना में सबसे पहले डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में रहते हैं अपने, और उधर हम पूर्ण प्रैक्टिस करते हैं एसआई में। वो सब आर्मी का सबसे, इंडिया का सबसे अच्छा सेंटर है, वहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं और वहीं से हमने सब कुछ मिला है। उधर हमारे कोच हैं रविंद्र खत्री, अनिल कोच है, एक विनायक दलवी है, और तो उनकी देख रेख में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी अगला कंपटीशन मेरा एशियन गेम्स की तैयारी है, एशियन गेम्स 2026 में है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र, ओवरऑल आप देखते हैं कि 4 टीमें थी, 2 आर्म फोर्सेस की थी, 2 आर्मी की थी और 1 नेवी की और एयरफोर्स की। तो किस तरह का कंपटीशन यहाँ ना, कितना मुश्किल रहा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतना आपके लिए? देखो सर, इधर कंपटीशन बहुत टफ रहता है, क्यों ट्रॉफी का भी वो रहता है, प्रेशर बहुत रहता है, इस कंपटीशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अतः इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, इस प्रेशर से निकल गए कुश्ती निकालनी, अतः बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल, जैसा ज्ञानेंद्र ने कहा, नवीन ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस के सबसे बेस्ट रेसलर, बेस्ट पहलवान यहाँ पर आते हैं और यही कारण है कि जो एक आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से जो आर्म फोर्सेस के पहलवान हैं न केवल नेशनल स्टेज पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन होता है। और यही कारण है कि आर्म फोर्सेस से हमको काफ़ी बड़े खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।